गुप्त साम्राज्य, उसके शानदार दौर के बाद उत्तर भारत का आखिर हुआ क्या? क्या सब तरफ बस अराजकता फैल गई थी, या फिर ये किसी नए अध्याय की शुरुआत का एक मौका था? तो चलिए, आज हम वर्धन राजवंश की उसी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी शक्ति जो खंडहरों से उठी और जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, एक वक्त का इतना शक्तिशाली साम्राज्य अब बिखर चुका है। गुप्त वंश, जो कभी भारत के स्वर्ण युग की रीढ़ माना जाता था, अब बस इतिहास का एक पन्ना था। और उसकी जगह पर क्या था? उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों और महत्वाकांक्षी सरदारों का एक जाल बिछ गया था। हर कोई सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। माहौल बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक था। तो इस राजवंश को पूरी तरह समझने के लिए हम इनकी यात्रा के 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह साम्राज्य राख से कैसे खड़ा हुआ, फिर वर्धनों के उदय की कहानी, उनके सबसे महान सम्राट हर्षवर्धन के शासन को समझेंगे, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस महान साम्राज्य का इतनी तेजी से पतन हो गया। तो चलिए, सबसे पहले उस दौर को समझते हैं, उस उथल-पुथल भरी दुनिया को जिसमें वर्धन वंश ने अपनी जड़ें जमाई। ये एक ऐसा समय था जहां खतरा भी था और मौका भी। पर कहते हैं ना कि अराजकता अक्सर आगे बढ़ने की एक सीढ़ी बन जाती है। इस पूरे राजनीतिक खालीपन के बीच किसी एक महत्वाकांक्षी परिवार के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो आगे बढ़ें, इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटें और उत्तर भारत को फिर से एक धागे में पिरो दें। और बस यही वो मौका था जिसका वर्धनों को इंतजार था। तो सवाल ये है कि आखिर ये वर्धन थे कौन? देखिए, वो कोई रातों रात बना हुआ साम्राज्य तो थे नहीं। उनकी कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वो स्थानीय शासक थे जिनके सपने बहुत बड़े थे। असल में इस वंश को इसके संस्थापक पुष्यभूति के नाम पर पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। जरा सोचिए, थानेसर के एक छोटे से इलाके में ये सामंत हुआ करते थे, मतलब किसी बड़ी शक्ति के अधीन रहकर शासन करते थे। लेकिन बहुत धीरे धीरे और बड़ी होशियारी से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और सही मौके का इंतजार किया अपनी आज़ादी का ऐलान करने के लिए। इनके शुरुआती शासकों ने तो नींव रखी, लेकिन खेल को असल में बदला प्रभाकर वर्धन ने। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली, जिसका मतलब होता है राजाओं का भी महान राजा। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि वर्धन अब कोई छोटे मोटे स्थानीय शासक नहीं रहे, उनकी नजरें अब एक बड़े साम्राज्य पर थीं। और प्रभाकर वर्धन के साथ ही मंच तैयार होता है इस कहानी के सबसे बड़े नायक, उनके बेटे हर्षवर्धन के लिए। लेकिन उनका सत्ता तक पहुंचना कोई आसान सफर बिल्कुल नहीं था। ये तो विश्वासघात, हत्या और एक नौजवान के कंधों पर डाले गए एक नामुमकिन से बोझ की कहानी है। जरा इस घटनाक्रम के बवंडर की कल्पना कीजिए, और वो भी सिर्फ 1 साल के भीतर। पहले हर्ष के पिता की मौत हो जाती है, फिर उनके बड़े भाई राज्यवर्धन राजा बनते हैं, लेकिन बंगाल के राजा शशांक उन्हें धोखे से एक जाल में फंसाकर मार डालता है। और अचानक सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्ष को सिंहासन पर बैठना पड़ता है। विरासत में क्या मिला? एक भाई का हत्यारा और एक बिखरता हुआ राज्य। लेकिन इतनी कम उम्र में भी हर्ष ने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने एक बड़ी सेना बनाई, शशांक को हराया और पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम करने के लिए एक जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। पर हर साम्राज्य की एक सीमा होती है। हर्ष की सीमा बनी नर्मदा नदी। वहां उनका सामना हुआ एक और महान योद्धा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। इन दोनों के बीच की लड़ाई, जिसका जिक्र हमें ऐहोल अभिलेख में भी मिलता है, भारतीय इतिहास के सबसे अहम मुकाबलों में से एक है। और इसी लड़ाई ने हमेशा के लिए हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा तय कर दी। लेकिन देखिए, किसी साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनाया जा सकता, उसे चलाना भी पड़ता है। तो जब लड़ाइयां कुछ थमी, तो हर्षवर्धन ने अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन आखिर किया कैसे? आइए उनके प्रशासन की मशीनरी पर एक नजर डालते हैं। हर्ष ने एक बहुत ही संगठित सिस्टम लागू किया, जो काफी हद तक गुप्त प्रशासन से ही प्रेरित था। सबसे ऊपर राजा, जिनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। साम्राज्य को बड़ी बड़ी इकाइयों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति यानी प्रांत कहते थे। हर भुक्ति को फिर विषय यानी जिलों में बांटा गया, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी गांव। व्यवस्था बनाए रखने और टैक्स वसूलने का ये एक बहुत ही कारगर तरीका था। हर्ष के शासनकाल के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी एक बहुत ही खास स्रोत से मिलती है। वो हैं चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री ह्वेनसांग। उन्होंने हर्ष के दरबार में कई साल बिताए और सब कुछ बड़े विस्तार से लिखा।
ह्वेनसांग बताते हैं कि कानून व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। न्याय प्रणाली काफी कठोर थी और देशद्रोह जैसे अपराधों के लिए सजा बहुत सख्त थी, जिसमें आजीवन कारावास या अंगभंग तक शामिल था। शायद हर्ष के शासन की सबसे दिलचस्प बात उनकी आर्थिक नीति थी। सोचकर देखिए, एक सरकार अपनी पूरी कमाई को 4 बराबर हिस्सों में बांट रही है। 1/4 हिस्सा प्रशासन चलाने के लिए, 1/4 विद्वानों को सहयोग देने के लिए, 1/4 धार्मिक कामों में दान के लिए और आखिरी 1/4 राजा के अपने खर्चों के लिए। ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था थी, जो दिखाती है कि ज्ञान और धर्म को भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि राज्य के कामकाज को। हर्ष सिर्फ एक योद्धा राजा या एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे। उनका शासनकाल कला और ज्ञान का भी एक सुनहरा दौर था। वो खुद संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे और उनके दरबार में उस युग के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग इकट्ठा हुए थे। और ये एक ऐसी बात है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। सम्राट खुद एक बहुत अच्छे नाटककार थे। जी हां, तलवार चलाने के साथ साथ हर्ष कलम भी चलाते थे। उन्होंने संस्कृत में 3 शानदार नाटक लिखे जो आज भी मशहूर हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। एक सम्राट के लिए ये सच में एक दुर्लभ प्रतिभा है। देखिए, एक महान शासक की पहचान अक्सर उन लोगों से होती है जिनसे वो घिरा होता है, और हर्ष का दरबार तो रत्नों से भरा था। सबसे अहम नाम था बाणभट्ट का। वो उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी, मतलब हर्ष के जीवन और समय की एक ऐसी जीती जागती कहानी जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक खजाना है। और बेशक ह्वेनसांग, जिनकी यात्रा डायरी सीयू की, हमें उस दौर के भारत पर एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया देती है जो वाकई अनमोल है। ये नंबर क्या है? 10,000। ये थी हर्ष के शासनकाल के दौरान महान नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया जाता था। और हर्ष का समर्थन सिर्फ कहने भर का नहीं था, उन्होंने इसे साबित भी किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे 100 गांव से आने वाला राजस्व दान कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा निवेश था जिसने नालंदा को प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शिक्षण केंद्रों में से एक असली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद की। लेकिन जैसा कि हर महान साम्राज्य के साथ होता है, वर्धन राजवंश भी हमेशा के लिए नहीं रहा। अब हम अपनी कहानी के आखिरी अध्याय पर आते हैं। इसका अचानक से हुआ पतन और वो स्थायी छाप जो ये भारतीय इतिहास पर छोड़ गया। तो सवाल उठता है, जो साम्राज्य इतनी तेजी से बना, वो इतनी ही जल्दी ढह कैसे गया? जवाब हैरान करने वाला लेकिन सीधा और दुखद है। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। वो एक अकेला व्यक्ति जिसने इस विशाल साम्राज्य को अपनी इच्छा शक्ति से एक साथ जोड़ के रखा था, वो चला गया और उसके जाने के साथ ही साम्राज्य भी बिखर गया। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, आइए कुछ सबसे ज़रूरी तथ्यों को जल्दी से दोहरा लें जो किसी भी इतिहास के छात्र या सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। याद रखिए, राजधानी थानेसर से कन्नौज ले जाई गई, एक बहुत ही अहम कदम। हर्ष 606 ईस्वी में 16 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे। उनकी सबसे बड़ी हार नर्मदा पर पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई और उनके दरबार के 2 सबसे ज़रूरी नाम, कवि बाणभट्ट और यात्री ह्वेनसांग, ये वो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें याद रखना ही है। तो आखिर में वर्धन राजवंश को कैसे याद रखा जाना चाहिए? उन्हें प्राचीन भारत के महान शास्त्रीय युग यानी गुप्तों के दौर और मध्ययुगीन काल की शुरुआत के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल के रूप में देखा जाना चाहिए। वो एक युग के अंतिम महान साम्राज्य थे और एक नए युग की दहलीज पर खड़े थे। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है कि क्या किसी साम्राज्य की नींव एक अकेले इंसान के करिश्मे पर इतनी ज़्यादा निर्भर होनी चाहिए? ये हमें इतिहास में व्यक्तित्व पर आधारित साम्राज्यों की नाजुक प्रकृति और उनकी स्थिरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।